आज इस लेक्चर में कॉस्टिव वर्ड्स पढ़ाएंगे। कॉस्टिव वर्ड्स मीन तो होता है प्रेरणार्थक धातु। कॉस्टिव वर्ड्स मीन्स प्रेरणार्थक धातु। इसको थोड़ा समझें आप। कॉस्टिव वर्ड का प्रयोग तब किया जाता है जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कराता है। कॉस्टिव वर्ड ध्यान दें, इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके कॉस्टिव वर्ड कॉस्टिव वर्ड्स में तो होता है कॉस्टिव वर्ड्स में होता है प्रेरणार्थक धातुएं। प्रेरणार्थक धातुएं, इसका प्रयोग थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, इसको समझने का प्रयास करें। जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी अन्य व्यक्ति से कराता है, तो वहां कॉस्टिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। कॉस्टिव वर्ड्स इसके अंतर्गत चार है गेट, मेक, कॉज। गेट, मेक, कॉज, ये चार वर्ड्स हैं। जैसे वह पत्र लिखता है, वह इस पाठ को पढ़ता है, तो कहने का मतलब वह कर रहा है, कर्ता स्वयं कर रहा है। लेकिन इस पाठ को पढ़वा लो, किसी दूसरे से पढ़वाना है, तो ये कॉस्टिव वर्ड हो जाएगा। इस पाठ को पढ़वा लो, उदाहरण के साथ हम समझते हैं। इस पाठ को पढ़वा लो, जैसे ये है, तो हैव दिस लेसन रेड, हैव दिस लेसन रेड। इस तरह से इसका यूज बनता है। अब किसी क्रिया का कॉस्टिव रूप बनाने के लिए उसमें गेट, हैव, मेक या कॉज जोड़ता है। पहला नियम आप समझें इसको। किसी क्रिया का, फिर से सुने, किसी क्रिया का कॉस्टिव रूप बनाने के लिए हैव, गेट, मेक, कॉज, ये जोड़ा जाता है। वाक्य में जो भी टेंस दिया हो, उसी टेंस के अनुसार इनका प्रयोग, हैव, गेट, मेक, कॉज का प्रयोग टेंस के अनुसार ही करते हैं। और एक ही महत्वपूर्ण बात है, यदि वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान दें फिर से, यदि वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो हम प्रयास करें हैव या गेट का प्रयोग करें। और यदि वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको हम कई बार बताए हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स होता है निर्जीव कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स सजीव कर्म। यदि वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इट मीन्स निर्जीव कर्म आता है, तो हैव या गेट का प्रयोग क्रिया के थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। यदि वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कहने का तात्पर्य यदि सजीव कर्म आता है, तो मेक या काज का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें मेक और काज में एक चीज आपको ध्यान देना होगा, मेक और काज दोनों के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन काज के बाद टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। हम पहला समझते हैं हैव और गेट का। हैव अथवा गेट कह सकते हैं। हैव अथवा गेट का प्रयोग एक ही होगा, सब्जेक्ट प्लस वाक्यरचना देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस टेंस में गेट या हैव। टेंस कहने का तात्पर्य क्या है, जिस टेंस में वाक्य रहता है, अभी उदाहरण के साथ मैं समझाता हूं, तो उसी टेंस के अनुसार गेट अथवा हैव, गेट ऑब्लिक हैव। ये देखिए टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर
फ्यूचर टेंस तक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक जिस टेंस में रहेगा यहां हम लिख सकते हैं उचित टेंस में। उचित टेंस में जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में इसको रखेंगे। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, उसके बाद अन्य जो आएगा, फिर अदर्स लिखते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं, मैं प्रतिवर्ष अपने स्कूल की सफेदी करवाता हूं। मैं प्रतिवर्ष अपने स्कूल की यहां समझने की बात है, मैं प्रतिवर्ष अपने स्कूल की सफेदी करवाता हूं। कहने का तात्पर्य किसी अन्य से कराया जाएगा, तो यहाँ गेट अथवा है दोनों में कोई एक क्रिया लेंगे, लेकिन अब ये प्रेजेंट टेंस इंगित कर रहा है, आई के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए आई के साथ गेट अथवा है का प्रयोग होगा। अब वाक्य रचना के हिसाब से हम लिखते हैं, एकदम वाक्य रचना ही फॉलो करना है। आई गेट ऑब्लिक हैव, आई गेट ऑब्लिक हैव का मतलब होता है गेट अथवा है जो आपके समझ में आए। माई स्कूल व्हाइट वॉश एवरीवेयर, माई स्कूल व्हाइट एवरी ईयर। यहां देखें, आई गेट आर आई हैव माई स्कूल व्हाइट वॉश एवरी ईयर। अब देखें बिल्कुल वाक्य का सब्जेक्ट हमने गेट या हैव का प्रयोग टेंस में किया, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अन्य का क्रम हमने रखा। और दूसरा देखें, उसने अपने बैग की मरम्मत कराई, उसने बैग की मरम्मत कराई। देखें ये टेंस पास्ट टेंस इंगित कर रहा है, उसने अपने बैग की मरम्मत कराई। इसका मतलब जो पास्ट टेंस है तो हैव का पास्ट टेंस हैड हो जाएगा, या गेट का पास्ट टेंस गॉट हो जाएगा। ही गॉट हिज बैग repaired, he got his bag repaired। अब यहाँ एक चीज और आपको कंफ्यूज हो सकता है, आपको डाउट हो सकता है। यहाँ रिपेयर्ड हुआ, ऊपर हमने आपको बताया है कि हैव या गेट के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। जो पास्ट टेंस इंगित किया, इसके लिए हमने गॉट का प्रयोग कर दिया। लेकिन दूसरा जो रूप है, ये मेक या काज का जो रूप है, ये भिन्न ढंग से बनता है। भिन्न ढंग करने का तात्पर्य जो सब्जेक्ट प्लस गेट या हैव है, ये सब्जेक्ट प्लस मेक या काज होगा, लेकिन ये भी उचित टेंस में होगा। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, क्योंकि मेक या काज के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इसको ऐसा समझिए, जब किसी कार्य के करने पर जोर दिया जाए या उस कार्य को करने वाले को मजबूर किया जाए। फिर समझे, किसी कार्य के करने वाले पर जोर दिया जाए या उसको मजबूर किया जाए, तो मेक या काज का प्रयोग उचित टेंस में करते हैं। फिर हम देखते हैं, मेक और काज का प्रयोग जब किसी कार्य को करने पर जोर दिया जाए या कार्य को करने वाले को मजबूर किया जाए, तो मेक या काज, मेक
साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राय आता है। गेट या हैव के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, किंतु इसके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। हम इसकी भी वाक्य रचना हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेक और कॉज, मेक और कॉज। जैसे यहां सब्जेक्ट था गेट हैव आया, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस मेक और कॉज यहां हम लिख देते हैं उचित टेंस में। उचित टेंस में जो टेंस होगा, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ था, यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है, प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर्स। यहां देखने वाली बात है, एक ये थोड़ा सा इसमें हम भिन्न दोबारा वाक्य रचना न लिखा जाए, इसके लिए केवल अगर काज का प्रयोग करेंगे, ध्यान दें, यदि काज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले यहां टू लग जाएगा। फिर से ध्यान दें, सब्जेक्ट मेक और कॉज हमने लिखा था, मेक और कॉज हमने लिखा था, ये सही है। लेकिन यदि कॉज का प्रयोग होगा तो कोई परिवर्तन अन्य नहीं है, केवल क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लिख दिया जाएगा और सब यही रहेगा। जैसे उसने मेरी बेटी को बहुत रुलाया, उसने बेटी को बहुत रुलाया। अब देखें, उसने मेरी बेटी को बहुत रुलाया। अब देखें, रुलाया पास्ट टेंस इंगित करता, इसलिए क्रिया का सेकंड पार्ट मेक का मेड हो जाएगा। ही मेड माय डॉटर वी वेरी मच। क्या होगा? ही मेड। बिल्कुल वाक्य रचना से हम बिल्कुल ये स्ट्रक्चर जो है इसी के अनुसार हम बात करते हैं। ही मेड माय डॉटर He made my daughter weep very much. यहां थोड़ा सा अभी मैं बता रहा था काज की, इसी में काज वाला भी रखा जा सकता है। He made my daughter weep very much। यदि काज वाला लिखा जाएगा तो उसको आर करके हम लिखते हैं, जिससे आपका डाउट बिल्कुल समाप्त हो जाए। He caused my daughter। अब यहां टू इफ हो जाएगा। अब देखिए अंतर क्या हुआ, यहां टू इफ हो गया और यहां कॉज लगा, और कोई अंतर नहीं है। जो स्ट्रक्चर होगा सेम हो रहा है, उसमें विकल्प है, दोनों में कोई एक लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे भाई ने नौकर से कमरा साफ करवाया। मेरे भाई ने नौकर से कमरा साफ करवाया। अब देखिए ये भी पास्ट टेंस इंगित कर रहा है, इसलिए माय ब्रदर मेड ए सर्वेंट, माय ब्रदर मेड दी सर्वेंट। अब यहां मेड लगा, इसलिए क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा क्लीन द रूम। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, इसको भी मैं बता देता हूं एग्जांपल।
वहां टू होगा। माई ब्रदर कॉज दी सर्वेंट टू क्लीन दी रूम। इस तरह से बनेगा। इंपरेटिव भी बनाया जा सकता है। इंपरेटिव, इसका इंपरेटिव बनेगा। इंपरेटिव का तात्पर्य यह है कि मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाते समय बताया था कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होगा। तो ये भी क्या कहते हैं, मेक या कॉज, ये फर्स्ट फॉर्म में रहेगा क्योंकि टेंस के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। इन कागजों को फेंकवा दो। इन कागजों को फेंकवा दो। देखिए, ये इंपरेटिव माने आदेशात्मक भाव दे रहा है। कॉज दीज पेपर्स टू बी थ्रोन। क्या होगा? कॉज फर्स्ट फॉर्म होगा, कॉज दीज पेपर्स टू बी थ्रोन। पेपर्स टू बी थ्रोन। इस तरह से आप इसको आप देखें। और उदाहरण मैं आपको थोड़ा सा 2-4 एग्जाम्पल और बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप इसका कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। मैंने यह प्रार्थना पत्र मोहन से लिखवाया। मैंने यह प्रार्थना पत्र मोहन से लिखवाया। तो ये देखिए, फिर पास्ट टेंस आ गया। आई मेड मोहन राइट दिस एप्लीकेशन। आई मेड मोहन राइट एप्लीकेशन। आई मेड मोहन राइट दिस एप्लीकेशन। इस तरह से वो अपनी फोटो अच्छे फोटोग्राफर से खिंचवाएगी। अब देखिए, फ्यूचर टेंस बता देते हैं जिससे कंफ्यूजन दूर हो। वो अपनी फोटो अच्छे फोटोग्राफर से खिंचवाएगी। अपनी फोटो अच्छे फोटो अब देखिए, फ्यूचर टेंस इंगित कर रहा है। फ्यूचर टेंस इंगित कहने को तो विल अथवा शैल। तो सब्जेक्ट क्या है? सी है, खिंचवाएगी, इसलिए सी के साथ विल और कास्टिव वर्ब हैव लाते हैं। सी विल हैव, सी विल हैव। अब जब हैव आ गया तो निश्चित है क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा। हर फोटो क्लिक, हर फोटो क्लिक। उसके बाद बाय ए गुड फोटोग्राफर। She will have her photo clicked by a good photographer। ये हुआ। अब इसी तरह से कोई भी वाक्य आप ले सकते हैं इसमें। इस प्रार्थना पत्र पर अपने अध्यापक से हस्ताक्षर करवा लो। इस प्रार्थना पत्र पर
देखिए आप इस प्रार्थना पत्र पर अपने अध्यापक से करवा लो। तो ये भी इंपरेटिव भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए ये अभी गेट से आरंभ होगा। गेट दिस एप्लीकेशन उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म साइन्ड बाय योर टीचर। साइन्ड बाय योर, यहां देखें एक चीज और थोड़ा समझा देते हैं आपको, ये समझने वाली बात है। यहां देखिए योर लगा, इसका मतलब कर्ता भी छिपा है, इंपरेटिव सेंटेंस इंगित कर रहा है, इसलिए यहां पॉजिटिव में योर लगा। तो गेट दिस एप्लीकेशन साइन्ड बाय योर टीचर। अब नेक्स्ट एक मैं इसी तरह से इंट्रोगेटिव भी बनता है। क्या अनपढ़ मनुष्य ने एक पत्र लिखवाया है? क्या अनपढ़ मनुष्य ने एक पत्र लिखवाया है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। ये कौन सा टेंस इंगित कर रहा है? लिखवाया है, प्रेजेंट परफेक्ट कर रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार इसमें इलिटरेट है, इलिटरेट मतलब थर्ड पर्सन है, तो हैज पहले आ जाएगा। हैज द इलिटरेट इलिटरेट पर्सन भी लिख सकते हैं, अथवा इलिटरेट मीन्स होगा अनपढ़, होता ही है। हैज द इलिटरेट गॉट ए लेटर रिटन, गॉट ए लेटर रिटन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये कॉस्टिव फोर्स का प्रयोग हुआ। बहुत महत्वपूर्ण खंड है, क्योंकि इसको थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, तो कंफ्यूजन की स्थिति न बने इसलिए मैंने कई एग्जाम्पल्स के साथ किस तरह से है गेट कॉज में का प्रयोग होगा इसको मैंने आपको बताया। लेकिन फिर से इतना ध्यान रखिएगा, है गेट के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, में या कॉज के साथ उचित टेंस में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, काज के साथ टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इस तरह से ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस बताऊंगा। थैंक्स।